कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इसमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप लोग आराम से सावधानी बरतिए, खुद सेफ रहिए, अपनी फैमिली को सेफ रखिए और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहिए। चलिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसी कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे चलेंगे। आज हम लोग वायुमंडल के संदर्भ में पढ़ रहे थे। आज हम लोग वायुमंडल में थोड़ा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, इसका शेष भाग जो संरचनाएं क्या है और रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल की संरचना, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। जितने भी वीडियोस आपको पिछले दिए गए हैं उनको अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग दे रहे हैं उसमें इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं इस चीज़ को वो अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो चलिए आते हैं पॉइंट पे। हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि वायुमंडल की संरचना क्या है, यानी स्तर के आधार पर धरातल से ऊंचाई के आधार पर वायुमंडल के कितनी परतों में बांटा गया है। तो मूल रूप से हम लोगों ने देखा था कल इसके बारे में, लास्ट टाइम इसके बारे में देखा था और इसकी संरचनाओं के संदर्भ में लगभग सारी चीज़ें लोगों ने पढ़ रखी थी। आज थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें हैं, मैं उसको बताऊँगा और साथ ही साथ रासायनिक संगठन के आधार पर जो वायुमंडल का स्तरों का जो डिवाइड किया गया है, भागों में बांटा गया है, वो दो भागों में बांटा गया है। एक सममंडल है, दूसरा विषम मंडल है। ये भाग सममंडल का है, दूसरा विषम मंडल का है। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो साथ ही साथ इसका हम लोग ये भी एनालिसिस करते चले कि कौन सी परत कैसे है ना। तो आइए इसको देखते हैं। पहली चीज तो एक बार रिवाइज करते हैं पुरानी चीज़ों को जो हम लोगों ने देखा। तो पहली चीज़ तो जो धरातल की जो सबसे निचली परत होती है उसे क्षोभमंडल इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं इसको। ये सबसे निचली परत होती है और सारी मौसम संबंधी गतिविधियाँ इसी मंडल में होती है, इसके बारे में बताया गया था। इसके बाद में इसके ऊपर वाली परत जो होती है वो समताप मंडल की परत होती है, जिसमें मौसम मॉडरेट रहता है, एकदम सामान्य सा, एकदम सीधा सही सा बना रहता है, अच्छा सा बना रहता है। वहाँ पर मौसम संबंधी गतिविधियाँ नहीं होती हैं। इन दोनों मंडलों के मध्य में एक पतली सी लेयर पाई जाती है जो दोनों मंडलों को बांटने का कार्य करती है, जिसे हम लोग क्षोभ सीमा या ट्रोपोपास कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग देखेंगे। इस मंडल में महत्वपूर्ण मंडल है समताप मंडल और क्षोभ मंडल, दोनों बहुत महत्वपूर्ण मंडल है। जो बच्चे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इसमें बता रहा हूँ और बाकी लोगों का रिवीजन बताएगा इसमें। क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी एक्टिविटीज होती हैं सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ऊंचाई के साथ साथ इसमें टेम्परेचर घटता जाता है। जैसे ही आप धरातल से ऊंचाई पे जाते जाएंगे तो उसमें समान ताप ह्रास दर होती जाएगी, यानी कि 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। इस आधार पर अगर देखेंगे लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका डाउन होता चला जाएगा ऊंचाई पे जाने से। यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे हम उसी तरह से, चाहे वो ध्रुवीय क्षेत्र हो चाहे वो भूमध्यरेखीय क्षेत्र हो, ऊंचाई पे जाने पर टेम्परेचर क्या होगा बेटा, घटता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे हम समताप मंडल वाले हिस्से में आएंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पर भी मौसम सामान्य सा बना रहता है। इसी कारण से पेड़ वगैरह जो है इसी मौसम में होते हैं, इसी मंडल में उगाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग बताया गया है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण परत होती है एक ओजोन परत, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। ओजोन परत जो होती है वो सूर्य की आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को, जो दीर्घ किरणें होती हैं उनको रोक देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ को अवशोषित कर देता है। बहुत कम किरणें ही धरातल पे जो खतरनाक किरणें हैं वो आ पाती हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण मंडल है। इस मंडल के बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य में एक क्षोभ सीमा पाई गई थी। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे किसी मंडल यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर ऊंचाई पे जाने पे घट रहा है और ऊंचाई पे जाने के साथ टेम्परेचर आपका घट रहा है, तो एक स्थिति आएगी यहाँ का सामान्य टेम्परेचर होगा, तो दोनों के मध्य में जो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जो स्थिति बनती है वो इस नाते इसमें एक लेयर बन जाती है, पतली सी लेयर, लगभग में 1 से 1.5 किलोमीटर मोटी लेयर होती है। ठीक है, इसी तरह से समताप मंडल और मध्य मंडल के मध्य में एक लेयर पाई जाती है, जो कि ऊंचाई पर जाने पर मध्य मंडल में आप देखेंगे तो ऊंचाई पर जाने के साथ साथ आपका टेम्परेचर घटता है, लेकिन समताप मंडल में ऊंचाई के साथ जाने का टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ओजोन परत वाली जो लेयर है इसमें क्या होता है कि सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण से जो ओजोन परत है उसमें क्या होता है कि वो गर्म हो जाती है, उसमें सूर्य की जो दीर्घ किरणें आती है अवशोषित करता है। ओजोन मंडल जो है सूर्य की जो किरणों को अवशोषित करता है, इस कारण से इसका ऊपरी हिस्सा, समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में गर्मी बनी रहती है, सारी टेम्परेचर यहाँ पे औसत बना रहता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना। और सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो है ओजोन मंडल की लगभग 22 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है और 15 से 35 किलोमीटर तक इसकी सघनता ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, ये सब तो बताया गया आपको। फिर
ठीक है। इसके बाद में आप जाएंगे तो समताप मंडल में लगभग टेम्परेचर शून्य स्थिति में पहुंच जाता है और रहता है यहाँ पे। इसके बाद में जैसे ही मध्यमंडल में हम जाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर ऊंचाई के साथ साथ आपका टेम्परेचर घटता चला जाएगा और इसकी आखिरी सीमा तक, मध्यमंडल की आखिरी सीमा तक जाएगी बच्चों, तो लगभग टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस कारण से जहाँ पर देखिए जिस भी मंडल में टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, कहीं पे देखिए इस वाले मंडल में गर्म है, इस वाले मंडल में ठंडा है, तो जहाँ पे ठंडा गर्म हो रहा है वहाँ पर एक उसमें एक परत पाई जा रही है, मतलब यानी कि एक तरह से कहिए एक सीमा का निर्धारण करता है। एक पतली सी सीमा आ जाती है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर मोटी सीमा होती है और वो सीमा दोनों को बांटने का कार्य करती है, एक मंडल ठंडा, दूसरा मंडल गर्म होगा। तो उसी तरह से इसको देखा था आप लोगों ने, ये ठंडा, ये ऊंचाई के कारण ठंडा हो रहा था, ये वाला मंडल गर्म वाला मंडल था, तो अपेक्षाकृत इससे गर्म वाला मंडल था, साथ इसमें एक छोटी सीमा पाई गई। इसी तरह से समताप मंडल और मध्यमंडल के मध्य में एक आपकी एक सीमा पाई जाएगी जिसे समताप सीमा कहा जाएगा, इंग्लिश में इसको स्टेटोपास कहा जाएगा, इंग्लिश में इसको ट्रोपोपास कहा जाएगा, छोटी सीमा को, ठीक है। इसी तरह से मध्यमंडल और आयन मंडल के मध्य में भी एक सीमा पाई जाएगी, क्योंकि मध्यमंडल के बाद जैसे ही हम आयन मंडल में प्रवेश करते हैं समय कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मध्यमंडल की आखिरी सीमा पर -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके मध्य में एक सीमा पाई जाएगी जिसे मध्य सीमा का नाम से जानेंगे, ये मेसोपॉज इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो आपका क्लासिफिकेशन 3 मंडलों का था। इसके बाद में आपका आयन मंडल है, जितने भी मौसम संबंधी उपग्रह वगैरह जितने भी आप देखते हैं कि जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह रखे जाते हैं, सब आपको बताया गया था कि आपका आयन मंडल में ही होता है, ठीक है। इसे मौसम जो भी उल्कापिंड वगैरह आते हैं, जलने वाली क्रिया जो होती है इसी में होती है। ध्रुवीय प्रकाश के बारे में भी आप लोगों को बताया गया, ये सब चीज़ें आपको पिछली वाली वीडियोज में देख लीजिएगा जो बाकी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में आपका वायुमंडल की स्थिति आती है, आयन मंडल के बाद वायुमंडल। ये तो हम लोगों का पुराना पढ़ा हुआ था। आज हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू देखेंगे इसमें क्या है। तो यही जो पूरे मंडल है बेटा, इसको देखा गया तो 5 मंडल में बांटा गया, एक तो क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा वोहेल मंडल। इस 5 मंडलों को रासायनिक संगठन के, भौतिक और रासायनिक संगठन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक तो सममंडल, दूसरा विषम मंडल। सममंडल में यानी कि जिसका नाम से ही स्पष्ट है आपको कि इसमें समानता होगी। अब वो वायुमंडल है तो वायुमंडल में किस चीज की समानता होगी? डेफिनेटली गैसों की समानता होगी, ठीक है। तो गैसों की समानता यानी कि गैसों का रेशियो जो है बैलेंस बना रहता है उस पूरे मंडल में, मतलब पूरे एरिया में, ठीक है। कौन से? सममंडल वाले एरिया में। और विषम मंडल वाले का जैसे नाम से स्पष्ट है कि वहां पर भिन्नता होगी, यानी वायुमंडल जो बना होगा वायुमंडल उसमें बैलेंस समान नहीं होगा, वहां भिन्नता होगी। क्या होगा? जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडल बना है इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, 78.something है ना, और लगभग 21% करीब में आपका ऑक्सीजन है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मात्रा में आर्गन पाई जाती है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, इतनी तमाम सारी गैसें हमारी इसमें पाई जाती है। इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो निचला वाला जो मंडल, मतलब ये जो मंडल है इसको सम और विषम मंडल इसी नाते माना गया है कि वायुमंडल का जो निचला हिस्सा होता है, वायुमंडल का जो निचला हिस्सा होता है उस वाले मंडल में वायु दाब होने के कारण, एक चीज थोड़ी इसमें और भी जान लीजिए आप लोग कि ये जो हमारे जो गैसों की वायुमंडल जो संरचना है बेटा, ये संरचना जो आपकी बनी हुई है उसमें एक बेसिक चीज ये है कि जो गैसें होती हैं इनका कोई वेट होता है, एक भार होता है, ठीक है। और आप लोग लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि भारी गैसें और हल्की गैसें। तो जिसमें भारी गैसों के बारे में हम लोगों ने बात की थी तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, ये सब गैसें क्या भारी गैसें हम लोगों ने पढ़ा था इसको। तो भारी गैसें यानी कि गैसों का जो वेट होता है बेटा, वही वेट ही वायुदाब बनाता है, प्रेशर बनाता है, उसी को ही वेट जो उसका गैसों का जो वेट होता है वही वायुदाब। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे जब वायुदाब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जानना थोड़ा जरूरी है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि वायुमंडल हम लोग पढ़ रहे हैं, वायुमंडल में जो भारी गैसें वो नीचे रहेंगी, यानी सममंडल जो होगा वो भारी गैसों वाला मंडल होगा और बाकी जो हमारा विषम मंडल होगा वो हल्की गैसों वाला मंडल होगा। क्लियर? तो इसमें ये चीजें देखनी है। तो देखते हैं हम लोग कि इस जो 5 क्लासिफिकेशन किए गए हमारे मंडल में से इस मंडल में कौन कौन से मंडल सममंडल में आएंगे और कौन कौन से विषम मंडल में आएंगे और सममंडल की क्या खासियत होगी और विषम मंडल की क्या खासियत होगी, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखिए हमारी जो 3 परतें हैं, क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की, मध्य मंडल की, इंग्लिश में बात करेंगे तो ट्रोपोपाज, स्टेटोपाज और मेसोपाज, ये 3 जो मंडल होते हैं ये समताप मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें भारी गैसों की प्रधानता होती है और मूल गैस
गैसें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इस क्षेत्र की हैं, सब मंडल की, ठीक है। तीन गैसें ही मूल रूप से इसकी ऊंचाई जो होती है समताप मंडल की ऊंचाई है वो धरातल से लगभग 88 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, ऑलमोस्ट आप इसको 90 किलोमीटर मान सकते हैं, धरातल से 90 किलोमीटर। यानी धरातल क्या कहेंगे, समुद्र तल, एक समुद्र तल। आगे चल करके इन सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे। किसी भी चीज की ऊंचाई जो ली जाती है बेटा वो सी लेवल से ली जाती है, समुद्र तल से ली जाती है, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई ली जाती है। तो समुद्र तल से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो हिस्सा है ये मध्यमंडल तक बताया गया। लेकिन यहाँ पर जो आप देखेंगे सममंडल के बारे में, ये 0 से लेकर के यानी कि 0 किलोमीटर से लेकर के लगभग 90 किलोमीटर तक का हिस्सा आता है सममंडल का। और सममंडल में कौन सी गैसें होंगी, भारी गैसें होंगी, आपको बताया मैंने भी आपको। उसके बाद के मंडल जो होंगे वो क्या, हल्की गैसों वाले मंडल होंगे, ठीक है। तो ये इसमें सममंडल में 3 मंडल आते हैं, बाकी शेष जो बचते हैं आयन मंडल और वायुमंडल। और वायुमंडल तो आप जानते हैं लगभग हमारा जो वायुमंडल का जो एरिया लगभग लिया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, अंतरिक्ष भूगोलवेत्ताओं के द्वारा जो बातें बताई जाती है वो लगभग 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का वायुमंडल लिया जाता है, उसके बाद में अंतरिक्ष मान लिया जाता है। तो उसके ऊपर वाला हिस्सा यानी कि 90 किलोमीटर से ऊपर वाला हिस्सा जो है वो विषम मंडल वाले हिस्से में आएगा, है ना। तो यानी कि आयन मंडल और वायुमंडल एक परत बनेगी आपकी विषम मंडल की और बाकी हमारी सममंडल की। सममंडल में जैसा कि बताया मैंने, गैसों की सघनता, उनका बैलेंस नियत रहता है, बना रहता है। नियत रहता है का क्या मतलब, यानी नाइट्रोजन का जो रेशियो है 78%, ऑक्सीजन का जो रेशियो है 21%, ये बैलेंस बने रहते हैं, ठीक है। इनका बिल्कुल एक स्थिति बनाए रखते हैं। पूरे मंडलों में कहीं थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज्यादा हो करके ये अपना वायुमंडल के समताप मंडल वाले हिस्से में इतना अपना बैलेंस बनाए रहते हैं। इसके बाद आप जाएंगे तो नाइट्रोजन का रेशियो आपका डिफरेंस मिलेगा, ऑक्सीजन आपको डिफरेंट मिलेगी, उसका रेशियो इतना बैलेंस नहीं रहेगा। जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं कि वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, है ना, पढ़ते हैं। तो कहाँ तक पढ़ते हैं, तो क्या वो विषम मंडल वाले हिस्से में भी उतना ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। विषम मंडल वाले हिस्से में इतना नहीं है, ये केवल कहाँ तक है, ये हमारे सममंडल वाले हिस्से में है, ओके। तो इसके बारे में देखिए, इसमें क्या होता है, रासायनिक और भौतिक गुण इसमें समान होते हैं सममंडल वाले हिस्से में, ओके बेटा। इसमें आप देखिए गैसों का अनुपात परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि जितना नाइट्रोजन की मात्रा है वायुमंडल में, जितना ऑक्सीजन की मात्रा है, जितनी आर्गन की मात्रा, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, लगभग करीब में औसत बना रहता है इस मंडल में, ठीक है। ये चीजें होती हैं। और इसके अलावा इस मंडल की रचना मूल रूप से किससे हुई है, मैं अभी बार बार आपको बता रहा हूँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के मूल रूप से हुई है। इसके अलावा और अन्य गैसें जो वायुमंडल में पाई जाती है, जैसे आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हीलियम है, न्यूट्रॉन है, जेनॉन है, ये तमाम सारी गैसें हमारी इसमें बनने में इसका रोल होता है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं विषम मंडल के बारे में। विषम मंडल क्या होता है, ये बेटा जो आपका 90 किलोमीटर से लेकर लगभग 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का, जहाँ से अंतरिक्ष शुरू होता है वहां तक के हिस्से को हम विषम मंडल में लेते हैं। इसमें क्या खासियत होती है, इस मंडल की सबसे बड़ी खासियत होती है रासायनिक और भौतिक गुणों में विषमता पाई जाती है। विषमता पाई जाती है का क्या मतलब है, यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन का जो बैलेंस रेशियो है वो इस वाले मंडल में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, बताया आपको। तो ये क्या होगा कि इसमें भिन्नता पाई जाएगी। इसमें एक लेयर मिलेगी, कुछ ऐसे हिस्से मिलेंगे जहाँ पे नाइट्रोजन की अधिकता मिलेगी, कुछ ऐसे हिस्से मिलेंगे जहाँ ऑक्सीजन की अधिकता मिलेगी, कुछ ऐसे हिस्से मिलेंगे जहाँ हीलियम की अधिकता मिलेगी, कुछ ऐसे हिस्से मिलेंगे जहाँ नाइट्रोजन की अधिकता मिलेगी, मतलब हाइड्रोजन के अणुओं की अधिकता मिलेगी। तो ये इस तरह की मतलब लेयर बनती है, बढ़ती है। इसको यही इसी कारण से इसको विषम मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको और भी नाम से जाना जाता है, थर्मोस्फीयर भी इसको कहा जाता है, इस वाले लेयर को थर्मोस्फीयर, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ता जाता है, लेकिन चूंकि वायुमंडल की सघनता बहुत ज्यादा न होने के कारण से ये फील नहीं होता है। टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता जाता है, देखिए आपको मैंने मेंशन किया है, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, लेकिन तापमान फील नहीं होता है। यही तापमान अगर इस निचले वाले हिस्से में, सममंडल वाले हिस्से में हो तो व्यक्ति जल जाएगा, इतना ज्यादा तापमान यहाँ पे बढ़ता चला जाता है। बट वहाँ पर गैसों की सघनता न होने के कारण से, विरलता होने के कारण से फील नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसको थर्मोस्फीयर कहा जाता है, या इसी को थर्मोस्फीयर को हिंदी में अगर देखेंगे तो वायुमंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, विषम मंडल जिसे कहते हैं। अब इसमें बेटा चार मतलब मूल रूप से 4 गैसों की प्रधानता मिलती है, और प्रधानता इस रूप में मिलती है कि सब मिक्सचर नहीं होते हैं, एक लेयरबद्ध तरीके से होते हैं। तो जो इसमें देखिए आप लोग, यहाँ मैंने आपको बताया है कि ये जो आयन मंडल वाला और वायुमंडल, इसके ही मंडल को हम लोगों ने 4 भागों में इसका क्लासिफिकेशन कर दिया, वर्गीकरण 4 भागों में कर दिया। किस मंडल को, ध्यान से सुनिएगा बात को, आयन मंडल और वायुमंडल, ठीक है, इसको हम लोगों ने फिर 4 भागों में बांट
गया। किस आधार पर? विषम मंडल को 4 भागों में बांटा गया है गैसों की अधिकता या प्रधानता के आधार पर। ठीक है, और इसके विषम मंडल के अंतर्गत आते कौन कौन से हैं? आयन मंडल और वायुमंडल। ओके, तो आयन मंडल के अंतर्गत बेटा और वायुमंडल के अंतर्गत पूरा टोटल आपका विषम मंडल आता है। और विषम मंडल की लेयर 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है, इसको 4 भागों में बांट देंगे। ठीक है, 4 भागों में बांटेंगे। इस ऊंचाई के आधार पर मैं आप एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। तो पहली जो लेयर होगी वो आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है नाइट्रोजन के अणुओं की, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के अणुओं की, फिर उसके बाद में हीलियम के अणुओं की, उसके सबसे ऊपर जो है हाइड्रोजन के अणु। ठीक, ये 4 आपके क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहले क्या है? नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन के अणु है, फिर उसके बाद हीलियम के अणु है, फिर हाइड्रोजन के अणु। अब ऊंचाई के बारे में देखते हैं, यानी कि लगभग 90, अब आपने देखा था सममंडल 90 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। 90 किलोमीटर से लेकर के आपका लगभग 200 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का जो हिस्सा मिलेगा, यह नाइट्रोजन के अणुओं की अधिकता वाला हिस्सा। ठीक है, चार गैसों की प्रधानता है, 4 गैसों के अणुओं की प्रधानता, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। एक तो नाइट्रोजन है, दूसरा आपका ऑक्सीजन है, तीसरा आपका हीलियम है, चौथा आपका हाइड्रोजन है। तो सबसे निचली परत, जब विषम मंडल में जैसे हम प्रवेश करेंगे तो सबसे निचली परत मिलेगी हमारी, वो हमको मिलेगी नाइट्रोजन के अणुओं की परत, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। तो नाइट्रोजन वाले अणु इसमें मिलते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 90 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर वायुमंडल में अगर हम जाते हैं तो वहां पर हमको नाइट्रोजन के अणुओं की अधिकता मिलेगी। और 200 से लेकर के बेटा 1100 किलोमीटर तक, 200 से लेकर के 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो आपकी जो ये आपको अधिकता मिलेगी वो ऑक्सीजन के अणुओं की मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको 90 किलोमीटर से लगभग 200 किलोमीटर की जो ऊंचाई जा रही है आपकी, यहाँ पे नाइट्रोजन के अणुओं की, और 200 से 1100 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई जा रही है वो आपकी मिल रही है ऑक्सीजन के अणुओं की। और फिर 1100 से लेकर 3500 किलोमीटर तक की, 1100 से लेकर 3500 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई जो वायुमंडल मिलेगा उसमें हीलियम के अणुओं की अधिकता मिलेगी। और 3500 से लेकर के बेटा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम अगर जाएंगे तो वहां पर हमको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन के अणुओं की अधिकता मिलेगी। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फिर से एक बार देखते हैं, 4 परतें इसकी पाई जाती है बेटा विषम मंडल की। जो निचली परत है वो 90 से लेकर के 200 किलोमीटर तक की परत पर मिलती है, और फिर दूसरी जिसमें नाइट्रोजन के अणुओं की अधिकता मिलती है। फिर 200 से लेकर 1100 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का जो परत मिलती है वो ऑक्सीजन के अणुओं की अधिकता उसमें होती है। फिर 1100 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक की जो परत पाई जाती है उसमें हीलियम के अणुओं की अधिकता होती है। और 3500 से लेकर लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक बेटा जाते हैं जब, तो वहां पर क्या अधिकता मिल जाती है? हाइड्रोजन के अणुओं की अधिकता मिलती है। तो ये था आपका रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल का क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो लोग पढ़ेंगे, उसमें ऊष्मापचट के बारे में पढ़ेंगे और सूर्यातप के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ा है बेटा वायुमंडल की संरचना संगठन, लगभग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें आपकी हैं। कंपटीशन के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर वगैरह भी मेंशन किया है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, साथ ही मैंने इसको रिपीट नहीं किया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें फिर भी बताने की कोशिश की, आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज करिए और इस लॉकडाउन में खूब अच्छे से ईमानदारी पर हॉनेस्टली अपनी मेहनत को एक सही दिशा दीजिए, जिससे कि आप सक्सेस की तरफ प्राप्त हो पाए। और हम लोग का जो वीडियो है इसको देखते रहें अच्छे से। अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, मोटिवेट करें, उनको पढ़ें। जैसे हम लोगों का प्रयास यही है कि जो बच्चे बाहर कोचिंग नहीं जा सकते हैं वो पढ़ें, यहाँ पे अच्छे से पढ़ें। आप लोगों को अच्छा क्लास दिया जा रहा है। धीरे धीरे अभी लॉकडाउन के कारण से बहुत सारे स्टॉक हमारे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं और उस कारण से वीडियोज़ नहीं बन पा रहे हैं, तो हम लोग का धैर्य बनाए रखिएगा। अच्छे से जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको रिवाइज करिएगा। अगले वीडियोज़ कंटिन्यूसली आप लोग को स्टेप बाय